देश भर में एक बार फिर कोरोना और इन्फ्लुएंजा का अटैक हो चुका है। कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और S3N2 तो पहले से ही लोगों को परेशान कर रहा है। S3N2 से कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर देख रहे हैं 500 के आंकड़े कोरोना के पार हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 6 राज्यों को लेटर भी लिखा गया है कि वो तमाम जो है सो प्रोटोकॉल कोरोना का फॉलो करें। देखिए, कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना अलग बात है। केस बढ़ना जो है, मैंने पहले भी कहा है, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले भी कहा था कि अब केस गिनने का टाइम नहीं है। वो 5000 है, कल 5 लाख भी हो जाए तो भी ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, कितनी डेथ हो रही है, कितनी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, कितना सीवियरिटी हो रही है उसकी, जो बड़े अनलाइकली है। अभी करंट सिनेरियो में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हमें नियर फ्यूचर में जो है सीवियरिटी बढ़ने वाली है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने वाला है, डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यह पॉपुलेशन हमारा वैसा नहीं रहा। मतलब लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं और होते रहेंगे, अगले 50 साल तक भी होते रहेंगे और ऐसे ही फ्लक्चुएशन आपको देखने में मिलेगा। ये जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब भी मैंने यही कहा था और अब वो प्रूवन हो चुका है कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा और इसलिए जो है नंबर ऑफ केसेस ऊपर नीचे जाने का कोई खास महत्व नहीं होता। हमें उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए और वो सरकार कर रही है। सर, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि एक नए जो हम स्पाइक प्रोटीन की बात करते हैं उससे हट करके दूसरे पार्ट में जो है सो म्यूटेशन हुआ है, वो कितना खतरनाक है। और कहा यह जा रहा है कि XBB 1.16 जिसके मामले आ रहे हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि ब्रुनोई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर, इन सब में भी मामले आए हैं। देखिए, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है जहाँ पे वैक्सीन जो है सिर्फ हम अगेंस्ट ये दिए हुए हैं इसका स्पाइक प्रोटीन का, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन जो है इंक्लूडिंग हमारी भी जो कोविशील्ड है, स्पुतनिक है या मैसेंजर आरएनए जितनी वैक्सीन है वह स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही काम करता है। ज़्यादातर वैक्सीन यह है, कोवैक्सीन हमारी उसमें से नहीं है, होल विरियान है, तो पूरे वायरस को ही हम किल करके देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका पहलू है, पूरी दुनिया में अब इन्फेक्शन हो चुका है, पॉपुलेशन ससेप्टेबल नहीं है। तो अगर स्पाइक प्रोटीन के अलावा भी, जैसे अभी तक जो म्यूटेशंस हो रहे थे मेनली स्पाइक प्रोटीन में हो रहे थे, चाहे वो अल्फा आया, जो ओरिजिनल O1 के बाद अल्फा आया, अल्फा में भी मेनली स्पाइक प्रोटीन में थे, अल्फा के बाद बीटा आया, उसमें भी स्पाइक प्रोटीन में ही था, बीटा के बाद डेल्टा आया जो हमारा सेकेंड वेव था, डेल्टा के लिए जो बहुत ही कोहराम मचा के गया, उसमें भी मेनली स्पाइक प्रोटीन में था। यही था कि उसमें जब उसके बाद ये आया ओमिक्रॉन आया, उसमें भी मेनली स्पाइक प्रोटीन में ही था। थोड़ा सा स्पाइक प्रोटीन में भी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में आ गया था, जहाँ से आके वायरस जो है हमारे शरीर से लगता है, S2 रिसेप्टर से जहाँ पे चिपकता है। इसके कारण से री इन्फेक्शन हुआ। री इन्फेक्शन उसके पहले भी नहीं होता था, लेकिन वो सीवियरिटी डेथ नहीं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सबको पहले इन्फेक्शन हो गया। लेकिन इस बार से देखने को तो ये मिल रहा है कि स्पाइक प्रोटीन के अलावा दूसरे पार्ट में म्यूटेशन मैं उसी पे आ रहा था। इस बार जो है अगर स्पाइक प्रोटीन के अलावा भी म्यूटेशन हो रहा है तो इसलिए अब खतरनाक होने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि सबको इन्फेक्शन हो गया है। जब इन्फेक्शन हुआ है तो जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनता है वो सारे प्रोटीन के 4 प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, सिर्फ S प्रोटीन ही नहीं। S प्रोटीन जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, N होता है, E होता है, M होता है, चारों प्रोटीन के अगेंस्ट। तो इवन अगर चारों प्रोटीन में भी म्यूटेशन हो फिर भी वह प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है। और जिस तरीके से नेचुरल इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला है, आप देख लीजिए ना, स्पाइक प्रोटीन में होने के बाद जो दिसंबर में चाइना में केसेस हो रहे थे या साउथ कोरिया में हो रहे थे, जापान में हो रहे थे, हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री थे, बट उन्होंने सारी वैक्सीन जो है अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन भी दी थी और स्पाइक प्रोटीन में इतने म्यूटेशंस हो गए थे। तो इसलिए जो है वहाँ बार बार ये हुआ क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ था, अंतर ही था। हिंदुस्तान भी हाईली वैक्सीनेटेड था, वो भी हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री थे। अंतर क्या था, यहाँ पे कई वेव आ चुके थे, वहाँ कोई वेव नहीं आया था। चाइना में कोई वेव नहीं आया था वुहान के बाद से, वो बिल्कुल ही उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी कंट्रोल रखा। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हो चुका है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने की उम्मीद नहीं, चाहे कोई भी म्यूटेशन है जो आज तक एविडेंस है। अब कल बिल्कुल ही वायरस चेंज हो जाता है, कंप्लीटली न्यू वायरस हो जाता है, तो तब
दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तब अगर नेचुरल इन्फेक्शन को बाईपास कर दे रहा है उसकी इम्यूनिटी को और सीवियरिटी भी कर रहा है, तो सारी वैक्सीन बेकार हो जाएगी, फिर हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सर, कोरोना के अलावा H3N2 से भी कई मौतें हो चुकी है अब तक, तो ये कितना खतरनाक होता जा रहा है? हाँ, देखिए H3N2 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार होते हैं, वो A, B, C और D। ये A का ही एक प्रकार है H3N2, और हर साल ये कोई नया वायरस नहीं है कोविड जैसा कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। 100 साल पुराना पता है, 1918 में जो फ्लू आया था वो इन्फ्लुएंजा ही था और A टाइप का ही था। तो हमें इसके पास काफ़ी 100 साल में हमने एविडेंस जनरेट किए हुए हैं। ये हर साल जो है सीजनल आता है। अभी आया है सीजन, आप देख लेना, 1 महीने बाद आप इसकी बात नहीं करोगे, ख़त्म हो चुका होगा। तो इसलिए जो है इसको भी लेके बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद कोविड के कारण से हमारा सर्विलेंस ज़्यादा है और हम उस सिम्टम्स एक ही जैसे हैं कोविड के भी और H3N2 के, इसलिए हम ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए हैं। मौत जो आपने कहा कि मौत उसके कारण से हुई है, जो 2 मौत शुरू में रिपोर्ट की गई थी, एक 80 साल से ऊपर कैंसर के पेशेंट से टर्मिनल, तो ये कहना कि मौत उससे हुई है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके साथ हुई है, H3N2 के साथ हुई है, ये कहना ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा सही होगा। H3N2 से डेथ हुई है ये प्रूवन करना मुश्किल है, इसलिए ये कहना शायद उचित नहीं है कि वो डेथ उनसे हो रही है। लोगों को क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, किस तरह से लोग अपने आप को बचा करके रखें? देखिए, सबसे बड़ा इसमें ये होता है, इस टाइप की बीमारी हो तो जो लोग को सिम्टम्स हैं सर्दी जुकाम, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के कारण से हो, कोविड के कारण से, वो अपने आप को आइसोलेट कर लें। बस सबसे बड़ा मैसेज यही हो सकता है कि थोड़ी सी जो है हम एक जिम्मेवार नागरिक बने। बस अगर हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया तो स्प्रेड नहीं होगा, ये प्रूवन है। कई अब तो पेपर आ चुके हैं, अभी भी हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात करते हैं, मेटा एनालिसिस आ चुका है कि, और कॉकरेन का जिसको हम बहुत ही अच्छा मानते हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। और आप लोग देख लीजिए, इस समय हम नहीं भी पहन रहे हैं तो पूरी मास्क जो है शायद 500 केसेज 600 केसेज आ रहे हैं, और जब हम सभी पूरी दुनिया पहन रही थी तो 5 लाख हिंदुस्तानी सिर्फ केसेज रिपोर्ट कर रहे थे। नंबर ऑफ केसेज कितने थे वो छोड़ दीजिए। तो हमें साइंस पे भरोसा करना चाहिए, और जो साइंस है आज की डेट में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत रोल नहीं रह गया है। मैं पब्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन पे हम जरूर कर सकते हैं, नहीं आप पहनेंगे तो रुकेगा, ये सब हम कह सकते हैं, साइंस ऐसा सपोर्ट नहीं करता। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, साइंस के आधार पर डॉक्टर संजय रैना ने कहा कि आपको ना कोविड से डरने की जरूरत है, ना ही H3N2 वायरस से। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।